हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में और कैसे हम इन्हें साफ रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भारत में नदियां हैं उनके साथ में प्रॉब्लम क्या क्या हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो लोग भारत में रह रहे हैं उनके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि उन्हें नदियों को साफ रखना अच्छा नहीं लगता है, या फिर उनके साथ में कोई और दिक्कत है, या फिर वो किसी और देश के साथ में कंपटीशन कर रहे हैं कि अपनी नदियों को, अपने देश की नदियों को सबसे पहले दूषित यानी पोल्यूटेड कौन करता है। लेकिन भारत की नदियों को साफ रखने में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। किसी भी फैक्ट्री में जो अनट्रीटेड और यूजलेस केमिकल्स होते हैं जिनका अब कोई यूज नहीं होगा, उनको नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके बाद वो यूजलेस केमिकल्स पानी के साथ मिक्स होकर एक अलग ही सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसके हम जहरीला पानी या फिर जहरीला सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और फिर बाद में ये जहरीला पानी हमारी एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करता है। अब जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो किसी न किसी तरह से वेस्ट प्रोडक्ट नदियों में बहाती हैं, उनका ये सब टॉक्सिक केमिकल्स नदी में छोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि हम धरती पर रहते हैं, पानी में नहीं। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये करना जरूरी है कि हम अपनी धरती को अच्छी तरह से स्वच्छ रखें। लेकिन कई इंडस्ट्रीज ये भूल जाती हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के अंदर न केवल धरती आती है, न केवल पानी आता है, बल्कि हवा भी आती है, और हमें इन तीनों का ही ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ नदियों को पोल्यूटेड करने में हाउस होल्ड वेस्ट भी कहीं पीछे नहीं है। अब कुछ लोगों के साथ में एक अच्छी बात ये होती है कि जो भी कूड़ा घर में इकट्ठा होता है उसे वो डस्टबिन में ना डालते हुए डायरेक्टली रिवर्स में डालते हैं, क्योंकि उनका ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। जैसे अगर आप किसी भी कूड़ा इकट्ठे करने वाले को कूड़ा देते हैं तो उसके वो चार्ज करता है यानी पैसे लेता है, लेकिन नदियां ये काम फ्री में करती हैं और वो कूड़े को लेके भी जाती हैं और हमारी नजरों से काफी दूर ले जाती हैं। इसीलिए इंसान को इंटेलेक्चुअल बीइंग बोलते हैं, क्योंकि वो खुद काम ना करके औरों से काम करवाता है। अब जब हाउस होल्ड वेस्ट की बात हो रही हो तो एग्रीकल्चर रन ऑफ कैसे पीछे रह सकता है। अब जो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उन सब में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ये एक बेसिक सी बात है। लेकिन जब कभी भी बारिश होती है तो वो हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड पानी के साथ में नदी में बह जाते हैं। लेकिन अब अगर कोई भी बुद्धिजीवी ये आके बोलता है कि हमारा खेत तो नदियों से बहुत दूर है, या फिर नदी हमारे खेत के आसपास ही नहीं है, तो उन बुद्धिजीवियों के लिए एक आंसर है कि जब भी आपके खेत के आसपास में कोई नदी ना हो तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आप पानी को सेफ रखे हुए हैं। जब भी बारिश होती है तो जो आपने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर खेतों में दिए थे, तो वो सब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर बारिश के साथ में कुछ अमाउंट में प्लांट से वाश आउट हो जाते हैं, और वाश आउट होने के बाद में वो सीधे धरती में चले जाते हैं और धरती में पानी को दूषित करते हैं यानी पोल्यूटेड करते हैं। खैर, अब जो भी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर बह के नदी में चले जाते हैं और इसके साथ साथ वो वाटर को पोल्यूटेड करते हैं, और इतना ही नहीं, वो जलीय जीवन यानी एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन नदियों के पोल्यूटेड होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कल्चरल प्रैक्टिसेस का। लेकिन अब जो भारतीय कल्चर है उसमें नदी को हमेशा से ही माँ का दर्जा दिया जाता है। लेकिन हम सभी नदियों को तो माँ नहीं बोल सकते, इसके लिए जो छोटी नदियां हैं उन्हें हम मौसी, ताई, चाची बोल के भी संबोधित कर देते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी छोटे बच्चे को देखेंगे तो उसे बिल्कुल भी ये पता नहीं होता कि उसे यूरिनेशन कहाँ पे करना है या फिर स्टूल कहाँ पे पास करना है। अगर वो किसी की भी गोद में है तो वहीं पे यूरिनेशन और स्टूल पास कर देता है, और यही सब हम कल्चर के नाम पे नदियों के साथ में कर रहे हैं। अब कोई भी गंगा माँ, यमुना, मौसी, कावेरी, ताई बोल के नदियों को ऐसे ही संबोधित नहीं करता है। नदियों को इस तरह रिप्रेजेंट करने के पीछे काफी बड़ा रीजन होता है। इसीलिए कल्चर के नाम पे नदियों में यूरिनेशन करना और स्टूल पास करना एक आम बात है। इसीलिए वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उन सब में नदियों को एक वाटर सोर्स की तरह देखा जाता है, और हम भारत में नदियों को माँ बोलते हैं। इसके पीछे रीजन कुछ नहीं, सिर्फ यही रीजन है कि हम नदियों को गंदा कर रहे हैं। और जिस तरह छोटे बच्चे को गंदगी से दूर रहना पड़ता है या फिर गंदा होने पे साफ किया जाता है, उसी तरह नदियां हमें साफ कर रही हैं और हम बेशर्मों की तरह हंसते रहते हैं, क्योंकि भारत में हास्य योग की भी एक पुरानी परंपरा रही है। लेकिन अगर आपको कोई भी ये कहे कि गंगा पाप धोती है तो वो बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है। काफी समय पहले, लगभग 400, 500, 300, हो सकता है उससे भी पहले, अगर किसी को भी चर्म रोग है यानी स्किन डिजीज है, तो इसमें होता क्या है कि गंगा का ओरिजिन गंगोत्री से होता है, और गंगोत्री से आते आते रास्ते में उसे कई तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, और हर किसी प्लांट की एक अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। और जैसे ही पानी उन सब पेड़ पौधों के साथ में लग के आता है तो कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी पानी में भी आ जाती हैं, और उन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से काफी तरह के डिजीज ठीक होते हैं।
जैसे आज से 400 से 500 साल पहले जब लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो किसी को कोई भी बीमारी होने पर लोग यही बोलते थे कि इसने पाप किए हुए हैं और उन पापों को धोने के लिए इसे गंगा जाना पड़ेगा। और आपने एक चीज और नोट करी होगी कि जब भी आप हरिद्वार साइड में जाते हैं तो वहां से आप गंगा जल भी लेके आते हैं। उस गंगा जल का भी सेम यूज है कि जो पानी प्लांट्स के साथ में होके आया है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और मेडिसिनल प्रॉपर्टी काफी रोगों को और काफी लोगों को क्योर करती है। इसीलिए गंगा में पाप धो के आना या फिर ऐसी कई कहावतें ज्यादा फेमस हैं। अब बात करते हैं कि नदियों को साफ क्यों करना चाहिए और इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है हेल्थ बेनिफिट। इसे ज्यादा साइंटिफिक वे में ना समझते हुए नॉर्मल वे में समझते हैं। एक सिंपल सी बात है कि जितने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर और केमिकल वेस्टेज हम नदियों में कम डालेंगे उतनी ही नदी साफ रहेंगी और उतना ही पानी हमें पीने के लिए ज्यादा साफ मिलेगा। और इसके साथ साथ में गंगा में पाप धोने वाली कहावत हर नदी के साथ में एप्लीकेबल है। अब अगर कोई भी ये कहे कि नदी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी कैसे होती हैं, तो इसमें सेम गंगा वाली स्टोरी है, कुछ भी नया नहीं है। नदियों को साफ रखना बायोडायवर्सिटी के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब अगर नदी साफ रहेगी तो पूरे इकोसिस्टम को वो फ्लरिश करने का काम करेगी और जितने भी बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स हैं उन सब के लिए हैबिटेट तैयार करेगी। इसीलिए इंसान को ज्यादा इंटेलेक्चुअल ना बनते हुए इंसान को अपना दिमाग थोड़ा काबू में ही रखना चाहिए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, पक्षियों और जानवरों के लिए भी है। क्योंकि परिणाम से दुष्परिणाम होने में यानी अच्छी चीज से बुरी चीज होने में देर नहीं लगती। इसके साथ साथ अगर हम नदियों को साफ रखते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि नदियों को अगर हम साफ रखते हैं तो नदियां अपने आसपास में बायोडायवर्सिटी क्रिएट करेंगी और जितनी अच्छी बायोडायवर्सिटी होगी उतने ही ज्यादा विजिटर्स आएंगे और विजिटर्स उस जगह ही जाना पसंद करते हैं जहाँ पे टूरिज्म काफी ज्यादा हो। और इसके साथ साथ में टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हम वहाँ पे रिक्रिएशन एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, जैसे वाटर स्पोर्टिंग हो गई। इसके साथ साथ कल्चरल सिग्निफिकेंस में भी इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसे अगर किसी भी नदी के आसपास में टूरिज्म अगर बढ़ता है तो आप वहाँ पे लोगों को ये बता सकते हैं कैसे भारतीय नदियाँ और भारतीय कल्चर एक दूसरे के साथ में लिंकअप हैं। नदियों के आसपास में गैदर होने का मतलब क्या है और वहाँ पे वर्शिप करने का मतलब क्या है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वी एज एन इंडिविजुअल इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम नदियों को साफ रखना चाहते हैं तो कुछ छोटे स्टेप्स के साथ में हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो किसी भी इंडिविजुअल को डस्टबिन की मैनुअल पढ़नी चाहिए और डस्टबिन को कूड़े कचरे के लिए यूज करना चाहिए, ना कि अपने दिमाग के लिए। और अगर कहीं भी पब्लिकली डस्टबिन अवेलेबल हैं तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बायोडिग्रेडेबल में और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल में डालना चाहिए। लेकिन ये बात अलग है कि दोनों एक ही जगह पे जाते हैं। प्लास्टिक यूज को कम से कम यूज करके भी हम नदियों को बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो भी एनजीओज नदी सफाई अभियान में लगे हुए हैं उन सब की हेल्प भी हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी और ज़रूरी बात कि हम खुद भी अवेयरनेस फैलाएं और साथ साथ जो लोग इस काम में हैं उनकी भी हम हेल्प करें, क्योंकि जल है तो कल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।